एपिसोड की शुरुआत में हम गो नामजू को देखते हैं जो कि एक एनिमेशन कंपनी का सीईओ है और उसके साथ साथ इस ड्रामा का मेन लीड है। और दूसरी तरफ हम इस ड्रामा का फीमेल लीड चाओ जिनसी को देखते हैं जो कि एक हार्ड वर्किंग लड़की है और पैसे के लिए छोटा मोटा जॉब कर लेती है और उसके साथ साथ वो एक कंपनी में कार्टूनिस्ट का जॉब करती है। और दूसरी तरह नामजू टिफिंग स्टार नाम की एक कंपनी में आया होती है और उसी कंपनी में भी जिनसी काम करती है। और यहाँ पर नामजू का टिफिंग स्टार नाम की एक कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट होती है, लेकिन नामजू अपना कॉन्ट्रैक्ट उनसे तोड़ देती है क्योंकि वो पूरा आर्टिस्ट से काम चुराती है ना, इसीलिए। और उसी कंपनी का सीईओ नामजू को समझाने लगती है और सारे इल्जाम वो जिनसी के ऊपर डाल देती है कि जिनसी ऐसा करती है, लेकिन जिनसी तो सीईओ की कहने पर ऐसा करता है। लेकिन नामजू उसकी कोई बात नहीं सुनता और गुस्से में उससे अपना हाथ छिंचाड़ लेती है तो उसकी हाथ जाकर जिनसी के हाथ में टकरा जाती है और जिनसी के हाथ में जो फाइल होती है वो चारों तरह से बिखरा जाती है। और यहाँ पर नामजू सबको इग्नोर मारकर जिनसी के फाइल के ऊपर जाने लगती है। ये देखकर जिनसी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और नामजू के पास जाती है और उसे दीवार की तरफ पुश करने लगती है और सब बताने लगती है कि हम दोनों एक ही इंडस्ट्री से है, इसलिए तुम्हें मेरे काम को रेस्पेक्ट करना चाहिए और तुमने जो मेरी जो नुकसान किया है तुम्हें उसका पे करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें कोर्ट पर लेकर जाऊंगा। और यहाँ पर नामजू जिनसी को कुछ ही बोलता नहीं है और चुपचाप उसका पैसा उसे पे कर देती है और यहाँ से चली जाती है। और ये सारी चीजें जिनसी का बॉस देख रही होती है और वो गुस्से में आकर जिनसी को नौकरी से निकाल देती है। और उसके बाद जिनसी अपने जूनियर और अपने असिस्टेंट जिंगवान के साथ बैठा हुआ होती है और उससे अपने सारी कहानी बता रही होती है। और यहाँ पर हम जिंगवान को देख रही पता चल जाती है कि वो जिनसी को काफी टाइम से पसंद करती है, लेकिन वो अब तक इसके बारे में जिनसी को कुछ ही बताया नहीं है। और उसके बाद वो दोनों जा रही होती है तो उसके पास उसकी दोस्त सू आती है और सब बताने लगती है कि ये तुम्हारे पुराने एड्रेस पर तुम्हारे भाई ने चॉकलेट भेजा है और तुमने जो लॉटरी खरीदा था वहाँ पर तुम पूरी 5000 रिवान जीत चुके हो। और इस बात पर तो जिनसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। असल में वो पैसा जिनसी कोई लॉटरी पर नहीं जीता होती है, वो पैसा उसकी बड़ा भाई ने उसे भेजा होती है। लेकिन वो सू को बोला होती है कि तुम इसके बारे में जिनसी को कुछ ही बताओगे नहीं, क्योंकि जिनसी का भाई ने जिनसी को झूठ बोला होती है कि मैं बाहर पढ़ने के लिए जा रही हूँ, लेकिन वो सिटी के अंदर है और अपना फैमिली का कर्ज चुकाने के लिए काम कर रही है। अगर इसके बारे में जिनसी को पता चल जाएगा तो वो अपने भाई के लिए परेशान होगा, इसलिए वो सू को बोलते है कि तुम इसके बारे में जिनसी को कुछ ही बोलोगे नहीं। पहले तो सू ने मना कर देती है और न बताने लगती है कि मैं जिनसी को झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ। तो जिनसी का भाई जैसे ही सू को रिक्वेस्ट करती है तो वो मान जाती है क्योंकि वो जिनसी के भाई को पसंद करती है ना, इसीलिए। और दूसरी तरह नामजी के पास उनकी फैमिली का लॉयर रहती है और उन्हें बताने लगती है कि आपके फादर के विल के हिसाब से आपको इस कंपनी में शेयर रहने के लिए आपको और 10% शेयर की जरूरत है, जो कि आपके फादर ने उनके दोस्त मिस्टर जो को दिया था, क्योंकि मिस्टर जो ने उनकी मुश्किल टाइम पर बहुत ज्यादा मदद की थी। और उनके विल के हिसाब से आपको मिस्टर जो की फैमिली का ध्यान रखना पड़ेगा और ध्यान रखते हुए उनकी बेटी से आपको शादी करना पड़ेगा। और इस बात पर तो नामजो एग्री हो जाती है और उसके बाद वो जा रही होती है तो अपने असिस्टेंट चाओचंग को ही लड़की की इन्फॉर्मेशन मांगती है और नामजो ऐसे ही उस लड़की की इन्फॉर्मेशन देखती है, वो पहचान जाती है कि ये तो वही लड़की है जिस लड़की ने उसके साथ बदतमीजी की थी। और उसके बाद वो दोनों कार में जा रही होती है तो चाओचंग नामजो को पूछती है कि क्या आप सच में उससे शादी करोगे। तो नामजो से बताने लगते है कि ये मेरे फादर की आखिरी विश है, इसलिए मैं उससे शादी जरूर करूंगा, लेकिन मेरे पास डेट करने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली उसे शादी के लिए प्रपोज करूंगा। लेकिन चाओचंग उसे मना कर देती है और सब बताने लगते है कि अगर आप ऐसा करोगे तो वो डायरेक्टली आपको रिजेक्ट कर लेगा और अभी जिनसी के फैमिली के ऊपर काफी कर्ज है, इसलिए पैसा वापस लेने के लिए उसके पीछे हमेशा लोग पड़े रहते हैं। अगर इस टाइम पर आप जिनसी का मदद करोगे तो जिनसी को जरूर आपसे प्यार हो जाएगा। और दूसरी तरह जिनसी के साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रही होती है, वो अपने कैफे में काम कर रही होती है तो तभी उसके पास कुछ लोग आती है और जिनसी ऐसे उन्हें देखती है वो यहाँ से भागने लगती है क्योंकि वो पैसा वापस लेने के लिए आए होते हैं और जिनसी के पास पैसा नहीं होता। जिनसी भागते भागते एक जगह में गिर जाती है तो इसके पीछे आकर एक कार रुकती है और शिकार से नामजो उतरती है और जिनसी तो नामजो को देखकर हैरान हो जाती है कि नामजो यहाँ पर क्या कर रही है। और नामजो वहाँ पर जितने लोग होती है सबको पीट कर यहाँ से भगा देती है और उसके बाद दोनों कार के अंदर बैठे होते हैं तो जिनसी नामजो को थैंक्स बोलती है उसका मदद करने के लिए और सब पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो नामजो उसे बताने लगती है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था और उसे डायरेक्टली खुद से शादी करने के लिए बोलती है। और इस बात पर तो जिनसी हैरान हो जाती है और नामजो जिनसी को बताने लगती है कि मुझे पता है कि तुम इस बात पर शक हो चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दे रही हूँ, पहला तो तुम मुझे शादी कर लो और दूसरा रजिस्टर मैरिज कर लो। तो जिनसी उसे गुस्से में बोलती है कि इसमें फर्क क्या है और सब बताने लगते है कि मैं जरूर एक गरीब लड़की हूँ लेकिन मैं पैसा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। और नामजो देखती है कि जिनसी बारिश में पूरी तरह से भीग गई है, इसलिए अपना कोट उतारती है जिनसी को देने के लिए, लेकिन जिनसी तो नामजो को गलत समझ लेती है, इसलिए वो नामजो को 2 थप्पड़ा लगाती है और यहाँ से भाग जाती है। और नामजो तो जिनसी को समझाने की कोशिश करती है लेकिन जिनसी इसकी कोई बात नहीं सुनता और अगले दिन जिनसी ये सारी बातें अपने दोस्त सू को बता देती है तो सू से बताने लगती है कि तुम इस लड़के से दूर रहना, मुझे वो लड़का बिल्कुल भी सही नहीं लगता। तो वे उनकी दरवाजा लॉक होती है तो जिनसी आती है दरवाजा खोलने के लिए तो भी उसे पता चलती है कि नामजो ने उसके पास फ्लावर भेजा है। और दूसरी तरह नामजो जिनसी को इम्प्रेस करने के लिए कभी उसके पास खाना तो कभी उसके पास चॉकलेट भेजती है और इन सब से भी कोई काम नहीं होता। तो उसके असिस्टेंट उसे बताने लगते है कि लड़की को हमेशा रोमांटिक प्रपोजल अच्छा लगती है, अगर आप उसे रोमांटिक माहौल में प्रपोज करोगे तो वो कभी भी आपको मना नहीं करेगा। और इस बात पर नामजो एग्री हो जाती है और इस कार
अरेंजमेंट करने के लिए और कोई नहीं वो जिनसी को मिलती है और जिनसी अरेंजमेंट कर रही होती है तो उसके पास नामजू आती है और जिनसी नामजू को देखकर तो हैरान हो जाती है और यहाँ पर नामजू डायरेक्टली जिनसी को प्रपोज कर लेती है शादी करने के लिए और उसकी तो ऐसी प्रपोज देखकर हमें तो हंसी आ जाती है। तब इसके बाद जिनसी का कुछ दोस्त आ जाती है और उसे चेयर करने लगती है कि तुम्हें हाँ बोलना चाहिए और नामजू ऐसे ही जिनसी को रिंग पहनाने वाला होती है तो जिनसी उसे मना कर देती है और सब बताने लगती है कि मैं तो तुम्हें सही से जानती नहीं हूँ। तो नामजू से बताने लगती है कि ठीक है मैं तुम्हें 5 सेकंड देती हूँ ताकि तुम मुझे सही से जान सको और जैसे ही 5 सेकंड होती है और दोबारा से जैसे ही वो जिनसी को रिंग पहनाने वाला होती है तो जिनसी उसे दोबारा से मना कर देती है और वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन वो वापस आती है और नामजू को बोलती है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। तो नामजू से बताने लगती है कि मैं ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ और जैसे ही जिनसी जाने वाला होती है तो नामजू उसे पकड़ लेती है और अपने करीब लेकर आ जाती है। लेकिन जिनसी गुस्से में नामजू के पैर पर मार देती है और वो यहाँ से चल जाती है और उसके बाद नामजू गुस्से में शासन को बताने लगती है कि तुमने जो प्लान दिया था वो काम ही नहीं किया। तो शासन उन्हें बताने लगती है कि मेरे पास अभी भी और एक प्लान है और उन्हें बताने लगती है कि लड़कियों को हमेशा हैंडबैग पसंद आती है, अगर आप उन्हें एक हैंडबैग गिफ्ट करोगे तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। और उसके बाद नामजू ढेर सारा हैंडबैग जिनसी की कॉलेज में भेज देती है और जब जिनसी को पता चलती है कि नामजू ने उसके पास इतना सारा हैंडबैग भेजा है तो वो गुस्से में नामजू से मिलने के लिए उसकी ऑफिस में जाती है। लेकिन जिनसी के पास अपार्टमेंट नहीं होती इसलिए उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता। लेकिन जिनसी कैसे कर अंदर चल जाती है और गुस्से में नामजू को बताने लगती है कि तुम तुम्हारी गिफ्ट वापस लेकर जाओ। तो नामजू उसके पास आती है और उसे बताने लगती है कि अगर मैं सारी गिफ्ट वापस ले जाऊंगा तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो जिनसी से पूछने लगती है कि मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा। तो नामजू से बताने लगती है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ और हैंडसम हूँ और उसके साथ साथ रिच भी हूँ। बिल्कुल जिनसी की तरह जाने लगती है और जिनसी पीछे पीछे जाने लगती है और उसे पैसे टकरा जाती है और जैसे नीचे गिरने वाला होती है तो वो नामजू को पकड़ लेती है और एक्सीडेंटली दोनों का किस हो जाती है। वे नामजू की ऑफिस की कर्टन नीचे गिर जाती है और उन दोनों को ऐसी हालत में सारी एम्प्लॉय देख लेती है और नामजू जैसे ही देखती है कि उसके आसपास इतना लोग है तो वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है क्योंकि बचपन में उसके साथ ऐसी कुछ हादसा हुआ था जिसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। तभी उसकी असिस्टेंट उसके पास आती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और यहाँ पर जिनसी को ऐसा लग रही होती है कि नामजू उसकी वजह से बेहोश हुआ है और वो नामजू के पास जाती है और सब बताने लगती है कि शायद तुम मेरी वजह से बेहोश हुए हो इसलिए मैं तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। तो नामजू से बताने लगती है कि ठीक है अगर तुम मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हो तो तुम मुझसे शादी कर लो। और इस टाइम पर ये बात उसकी मम्मी भी सुन लेती है और इस बात पर तो मम शौक हो जाती है और उसके बाद वो नामजू के पास आती है और सब पूछने लगती है कि क्या है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो इसका नाम क्या है और यह करती क्या है और ये रहती कहाँ पर है। और इसी तो बहुत सारे सवाल नामजू को पूछने लगती है। तो नामजू अपनी मम को झूठ बोल देती है कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है और वो जिनसी को इशारा करती है कि अगर तुम मेरी मम को संभाल लोगे तो मैं तुम्हें 3 गुना ज्यादा पैसा दूंगा। और इस बात पर तो जिनसी खुश हो जाती है और वो नामजू की मम को अपने और नामजू के बारे में एक छोटी मोटी लव स्टोरी सुना देती है। और यहाँ पर नामजू की मम तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उनकी बेटा ने पहली बार गर्लफ्रेंड बनाया होती है ना इसीलिए। और यहाँ पर नामजू बहुत ही मुश्किल से अपनी मम को यहाँ से भेज देती है और उसके बाद वो जिनसी को ड्रॉप करने के लिए उनकी कॉलेज में जाती है। और दूसरी तरह शाहजहां नामजू की प्रपोज वाली वीडियो इंटरनेट से हटा रही होती है। तो इस वीडियो को उनकी एक सीनियर एम्प्लॉय जिन देख लेती है जिसे देखकर तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हमें पता चलती है कि वो नामजू को काफी टाइम से पसंद करती है और वो शाहजहां को पूछती है कि क्या ये सच है नामजू उस लड़की से शादी करना चाहती है। तो शाहजहां बता देती है कि हाँ नामजू उनसे शादी करना चाहते हैं। और अगले दिन नामजू की मम उनसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है और नामजू जिनसी को बताने लगती है कि मैं तुम्हें जैसे बोल रही हूँ तुम ऐसे करो ताकि मेरी मम तुम्हारे ऊपर इंप्रेस हो सके। लेकिन जिनसी उन्हें मना कर देती है और उन्हें बताने लगती है कि अगर तुम्हारी मम मेरे ऊपर इंप्रेस हो जाएंगे तो मुझे तुमसे शादी करना होगा जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो फिर नामजू की मम आ जाती है और वो जिनसी को खाने के लिए पैनकेक देती है और जैसे ही जिनसी खाती है वो थोड़ा सा हैरान हो जाती है जिसे देखकर जिनसी की मम से पूछती है कि क्या तुम्हें पैनकेक अच्छा नहीं लगा। तो जिनसी उन्हें बताने लगती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे मेरी मम की याद आ गई, जब मैं छोटा था तो मेरी मम बिल्कुल ऐसी ही पैनकेक बनाती थी। और उस बात पर तो नामजू की मम थोड़ा सा हैरान हो जाती है क्योंकि ये उनकी सीक्रेट रेसिपी होती है ना इसीलिए। और वो जिनसी को पूछती है कि क्या तुम मिस्टर जो की बेटी हो। तो जिनसी उन्हें बोलती है कि आपको मेरे पापा के बारे में कैसे पता चला। तो जिनसी की मम थोड़ा सा हंसने लगती है और उसे बता देती है कि तुम्हारे पापा और मेरे हस्बैंड दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। और उसे बताने लगती है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम बचपन में मेरे घर एक बार खेलने के लिए आई थी और उस दिन ये रेसिपी मैंने तुम्हारी मम के साथ शेयर की थी। तो ये बात जिनसी को याद आ जाती है और वो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद नामजू की मम उन दोनों को फोटोशूट करने के लिए लेती है लेकिन नामजू बताने लगती है कि मैं बिजी हूँ और वो यहाँ से जाने लगती है। लेकिन नामजू की मम एक बहाना लगाने लगती है कि मेरे पेट दर्द हो रही है और यहाँ पर नामजू भी समझ जाती है कि उसकी मम उसे रुकने के लिए सब कर रही है। तो वो रुक जाती है और फोटोशूट करने के लिए एग्री हो जाती है। और उसके बाद वो जिनसी के साथ ढेर सारी ब्राइडल ड्रेस में फोटो खिंचाने लगती है और उसके बाद वो दोनों जा रही होती है। तो जिनसी नामजू को बताने लगती है कि मेरी कॉलेज यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है इसलिए तुम मुझे ड्रॉप कर लो। लेकिन नामजू डायरेक्टली उसे बोलते है कि अब तो तुम मुझे शादी कर लो। लेकिन जिनसी उसे दोबारा से मना कर देती है इसलिए नामजू से बताने लगती है कि ठीक है यहाँ से तुम पैदल ही चली जाओ, बोलकर यहाँ से चल जाती है। और जिनसी तो दोबारा से नामजू के ऊपर
पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भड़क जाती है। और अगले सीन में नामजू की मम नामजू को कॉल कर जिनसी की नंबर मांगती है, लेकिन नामजू उन्हें बहाना कर देती है कि वो अभी बिजी होगा, इसलिए अभी आप उन्हें कॉल मत कीजिए। और उसके बाद नामजू की मम साओचन को कॉल करती है और उसे जिनसी की नंबर मांगती है। और यहाँ पर साओचन नामजू की मम को सारी सच्चाई बता देती है कि नामजू अपने फादर की आखिरी विश को पूरी करने के लिए वो जिनसी से शादी करना चाहते हैं। और उसके बाद नामजू की मम नामजू से मिलने के लिए उसके घर में जाती है। और जैसे ही नामजू आती है तो नामजू की मम डायरेक्टली नामजू को इसके बारे में पूछ देती है। तो नामजू ने बता देती है कि हाँ, ये मेरे फादर की आखिरी विश है, इसलिए मैं उसे पूरी करना चाहती हूँ। तो उसकी मम उसे ऐसा करने से मना कर देती है और उसे बताने लगती है कि अभी तुम्हारे फादर इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तुम्हें ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और तुम्हें उसी से शादी करना चाहिए जिससे तुम प्यार करते हो, ना कि किसी के प्रेशर में आकर। और मुझे पता है कि तुम जिनसी से क्यों शादी करना चाहते हो, क्योंकि उस टाइम पर जिनसी के पापा ने तुम्हारे पापा का बहुत ज़्यादा मदद की थी, इसलिए तुम भी उनकी फैमिली का मदद करना चाहते हो। और ऐसे भी मदद करने की और भी बहुत सारे तरीक़ा है। और इस बात पर तो नामजू को सोचने लगती है। और दूसरी तरह जिनसी को पता चल जाती है कि उसकी भाई अपना फैमिली का कर्ज चुकाने के लिए वापस अपना सिटी आ गई है और यहीं पर रुक कर और काम कर रही है ताकि अपना फैमिली का कर्ज चुका सके। और उसके बाद जिनसे अपना भाई से मिलने के लिए जाती है तो अभी वो देखती है कि कुछ लोग उसकी भाई को पैसे के लिए परेशान कर रहे हैं और वो उन्हें समझा रही होती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही आपको पैसा लौटा दूंगा। तो वो लोग उन्हें धमकी देते हैं कि अगर तुम जल्दी पैसा नहीं लौटाओगे तो हम तुम्हारी बहन के पीछे पड़ जाएंगे। तो उसकी भाई उसे समझाने लगती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी कोशिश करूंगा आपको पैसा लौटाने के लिए, लेकिन आप मेरी बहन के पीछे मत पड़िए। और ये सारी बातें जिनसी सुन रही होती है और जिनसी उनके पास आती है और उन्हें बताने लगती है कि तुम लोग हमें ऐसे ही परेशान करना बंद करो, हम दोनों मिलकर जल्दी तुम सबका पैसा लौटा देंगे। और जिनसी का भाई जैसे ही जिनसी को वहाँ पर देखती है तो उसे साइड में लेकर जाती है और सब पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जिनसी उन्हें बताने लगती है कि आप भी चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिलकर जल्दी उन सबका पैसा लौटा देंगे। लेकिन जिनसी का भाई उसे गुस्से में बोलते कि तुम इन सबसे दूर रहो, तुम्हारी इस लोन से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो जिनसी उन्हें बताने लगती है कि कैसे इस लोन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम मेरे भाई हो, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन जिनसी का भाई उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे ज़बरदस्ती टैक्सी में बैठा कर यहाँ से भेज देती है। और जब जिनसी को पता चलती है कि उसकी भाई उनकी फैमिली का लोन चुकाने के लिए इतना स्ट्रगल कर रही है तो उसे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगती है। तभी उसे नांजू की बात देती है कि नांजू ने उसे बोला था कि अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो मैं तुम्हारी फैमिली में जितनी भी प्रॉब्लम है सारी सॉल्व कर सकती हूँ। तभी वो नांजू को कॉल करती है और उसे बताने लगती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करना होगा। ये सुनकर नांजू उसे बताने लगती है कि अब और शादी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो जिनसी उसे बताने लगती है कि फिर भी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो नांजू उसे बताने लगती है कि ठीक है, तुम मेरे घर आ जाओ। और जिनसी नांजू के घर जाकर उसे बताने लगती है कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है और उसके बदले में तुमसे शादी कर लूँगा। अगर तुम मुझसे शादी कर लेती है तो इसमें तुम्हारा ही प्रॉफिट है। जब भी तुम्हारी मम तुम्हें शादी के लिए बोलेंगे मैं हमेशा तुम्हारे लिए तुम्हारी मम को संभाल लूँगा। और मुझे पता है कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो, क्योंकि तुम बीमार हो। और इस बात पर तो नांजू गुस्से में आ जाती है और वो जिनसी की तरह जाने लगती है और उसे बताने लगती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ बोलकर उसकी करीब जाने लगती है। लेकिन जिनसी दोबारा से सोफे में टकराकर नीचे गिरने वाला होती है, लेकिन वो नांजू को पकड़ लेती है। तभी उसकी पैर जाकर नांजू के पैर पर लग जाती है। तभी नांजू फिसल जाती है और फिसलते वक्त वो जिनसी को पकड़ लेती है और वो दोनों सोफे में गिरती है और एक्सीडेंटली उन दोनों के बीच में दोबारा से किस हो जाती है। और ये सारी चीज़ें साओचन भी देख लेती है और जैसे उन दोनों को ऐसी देखती है तो वो यहाँ से भाग जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद नामजो ही साओचन को अंदर बुलाती है और सब बताने लगती है कि तुम एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बनाओ जिसमें नामजो पार्टी 1 है और जिनसी पार्टी 2 है। और उसके बाद उन दोनों अपना अपना नियम बनाने लगते हैं और उन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट बनाते बनाते पूरी तरह से सुबह हो जाती है और उसकी कॉन्ट्रैक्ट 281 क्लॉज से बना हुआ होती है और वो दोनों एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं। और क्योंकि सुबह हो चुकी थी इसलिए साओचन उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और वेबसाइट की टेबल पर जिनसी को खाते हुए देखकर नामजो तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और उससे गुस्से में बोलती कि क्या तुम्हारे अंदर खाने का थोड़ा सा भी तमीज़ नहीं है, इतना शोर कर कौन खाती है। तो जिनसी उसे बताने लगती है कि मैं हमेशा ऐसे ही खाती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसे अजीब सा खाना खाती हो बोलकर यहाँ से चल जाती है। और नामजो तो उसकी बात पर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और वो साओचन को बताने लगती है कि मेरा पेपर हो गया ही है इसलिए हम ऑफिस चलते हैं बोलकर वो भी यहाँ से चल जाती है। और दूसरी तरह जिनसी अपने कॉलेज जाने वाला बॉस को मिस कर देती है। तो भी वो बस स्टैंड के ऊपर खड़ा हुआ होती है तो वो देखती है कि उसकी तरफ नामजो का कार आ रही है, इसलिए वो जाकर नामजो को रुकती है और उसे बताने लगती है कि मेरा कॉलेज यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है इसलिए मुझे थोड़ा सा लिफ्ट दे दो। लेकिन नामजो साओचन को बताने लगती है कि तुम इस बात को इग्नोर करो और आगे चलने के लिए बोलती है। लेकिन जिनसी जाकर नामजो की कार के सामने रुक जाती है और जैसे ही कार रुकती है तो वो नामजो के पास आती है। तो नामजो उसे गुस्से में बोलते हैं कि क्या तुम्हें क्लॉज याद नहीं है कि पार्टी भी एक को कभी भी परेशान नहीं कर सकती। तो जिनसी भी उसे गुस्से में बोलती कि अगर मैं तुम्हारे घर में नहीं रुकता तो मैं कॉलेज के लिए लेट नहीं होता। और इस बात पर तो नामजो उसे कुछ ही बोलता नहीं है और उसे अंदर आने के लिए अलाउ कर देती है और जिनसी तो बहुत ज़्यादा खुश होकर अंदर चली जाती है। और जैसे अपने कॉलेज पहुँचती है
तो उसके पास उसकी सारी दोस्त आती है और उसे पूछने लगती है कि तुम रात भर कहाँ पर थी। तभी नामजो जिनसी का बैग लेकर जिनसी के पास आ जाती है और सब बताने लगती है कि तुम्हारी बैग मेरी कार में भूल गई थी। और यहाँ पर नामजो जिनसी की सारी दोस्त को बता रही थी कि जिनसी मेरी फियांसी है। और इस बात पर तो उसकी सारी दोस्त हैरान हो जाती है और वो जिनसी को साइड लेकर जाती है और उसके फोन में अपनी नंबर होने के नाम पर सब कर देती है और सब बताती है कि अभी हम दोनों को ऐसे ही प्रेटेंड करना होगा बोलकर यहाँ से चल जाती है। और जिनसी अपने क्लास में होती है तो उसके पास उसकी दोस्त सू आती है और सब बता रही थी कि तुम दोनों का फोटो ब्राइडल सबके सामने डिस्प्ले हो रही है। और इस बात पर तो जिनसी भड़क जाती है तो सू उसे पूछती है कि क्या तुम सच में उसे शादी करने वाले हो, लेकिन जिनसी उसे मना कर देती है और उससे सारी सच्चाई बता रही थी कि नामजो ने उसकी मदद की है और इसके बदले वो उसे शादी कर रही है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तो सू उसे पूछती है कि अगर तुम एक दिन उसे सच में प्यार करने बैठोगे तो तुम उस दिन क्या करोगे। तो जिनसी उसे बताती है कि मुझे यकीन नहीं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी उसे अपने भाई के बारे में याद आती है तो वो सू को रिक्वेस्ट करने लगती है कि तुम इसके बारे में मेरे भाई को मत बताना, अगर मेरे भाई को सारी सच्चाई पता चल गई तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो सू उसे बताने लगती है कि तुम्हें पता तो है ना, अगर तुम्हारी भाई मुझे सख्ती से पूछेगा तो मैं उसे झूठ नहीं बोल पाऊंगा। तो जिनसी सू को मनाने के लिए उसके सामने रोने लगती है और सू भी समझ जाती है कि जिनसी नौटंकी कर रही है, फिर भी वो सू की बात मान लेती है। और इसके बाद वो दोनों काफे में बैठे हुए होते हैं तो उसके पास जिंगवान आती है और वो जिनसी को पूछती है कि क्या तुम सच में शादी करने वाली हो। तो जिनसी उसे बता देती है कि हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। और इस बात पर तो जिंगवान अपसेट हो जाती है और यहाँ से जाने लगती है। तो पीछे से जिनसी उसे बताने लगती है कि टाइम पर काम सबमिट कर देना। और अगले दिन जिनसी अपने यूनिवर्सिटी में जा रही होती है तो वो देखती है कि एक आदमी 90% ऑफ में अपना किताब सेल कर रही है। तो उसके पास जाती है और उसे बताने लगती है कि मैं इन बुक को और भी ज़्यादा कीमत में बेचने के लिए आपका मदद करूंगा, लेकिन मुझे उसमें 20% कमीशन चाहिए। और इस बात पर वो आदमी एग्री हो जाती है। और उसके बाद जिनसी उन सारी किताब को यूनिवर्सिटी की दूसरी साइड ले जाती है और वहाँ पर 50% ऑफ में सारी किताब बेचने लगती है। और उस टाइम पर पुलिस आ जाती है और वो जिनसी को पकड़ लेती है और उसे पुलिस स्टेशन में डाल देती है। और दूसरी तरह हम नामजो को देखते हैं जो कि अपने एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में होती है। तो अभी उसे जिनसी कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं अभी जेल में हूँ, इसलिए तुम आकर मुझे जेल से निकालो। तो अभी नामजो उन सबको सॉरी बोलती है और बताती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन जिन उसे रोक देती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारी बदल जा रही हूँ और तुम इस मीटिंग को कंप्लीट करो। लेकिन नामजो उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि मेरा जाना जरूरी है और वो जाकर जिनसी को बाहर लेकर आती है। तो जिनसी उसे बताने लगती है कि उन्होंने मुझे बोला कि फैमिली मेम्बर को कॉल करूँ, अगर मैं मेरे भाई को कॉल करती और इसके बारे में मेरे भाई को पता चलता तो वो मुझे मार डालता, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। और यहाँ पर नामजो उसे गुस्से में बोलती है कि तुमने एक ही दिन में 2 बार क्लॉथ को तोड़ दिया तो तुम उसका कॉम्पनसेट कैसे करोगी। तो जिनसी से बताती है कि ठीक है मैं तुम्हें रीपे कर दूंगा। और उसके बाद नामजो जिनसी को छूने के लिए उसकी यूनिवर्सिटी में जाती है, तभी उनके पास जिन भी आ जाती है। और जब जिन को पता चलती है कि जिनसी बुक सेल करते हुए पकड़ी गई थी तो वो जिनसी को बताने लगती है कि मेरे जान पहचान में एक स्टोर है, अगर तुम चाहो तो मैं वहाँ पर तुम्हारे लिए बात कर सकती हूँ और तुम वहाँ पर तुम्हारी बुक को भेज सकते हो। और इस बात पर तो जिनसी खुश रहती है और जैसे ही वो जिन को कुछ बोलने वाला होती है तो उससे पहले ही नामजो उसे गुस्से में घुटती है, इसीलिए जिनसी यहाँ पर चुप हो जाती है। और जिन नामजो को बताने लगती है कि हमारी मीटिंग कैंसिल हो गई है, इसलिए हम दोनों का काम पड़ गई है। और उसके बाद हम जिनसी को उसकी टीचर के साथ देखते हैं जहाँ पर कि जिनसी को पता चलती है कि उनकी फैमिली ने जिनसे कर्ज लिया था, कर्ज ना चुकाने की वजह से उन लोगों ने उसकी हॉस्टल की पाइप को तोड़ दी है, जिसकी वजह से उनके रूममेट को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। और उसके रूममेट जिनसी के बारे में बात कर रही होती है कि जिनसी को यहाँ से चली जाना चाहिए। और ऐसा ही बात है, जिनसी बाहर खड़ा होकर सुन लेती है और वो अंदर आती है, उन सबसे माफ़ी मांगती है और उन्हें बताती है कि तुम लोग का जितने भी नुकसान हुआ है मैं सारे पे कर दूंगा बोलकर अपने सामान लेकर वो यहाँ से चल जाती है। और उसके पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो सू को कॉल करती है और उसे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे घर में आ सकती हूँ। तो सू उसे बताए थे कि मैं अभी सिटी में नहीं हूँ। और वो जैसे ही और कुछ बात करने वाले होती है तो उस टाइम पर जिनसी का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाती है और जैसे ही जिनसी जा रही होती है तो उसे ऐसा लगती है कि उसका कोई पीछा कर रही है। और इस बात पर तो जिनसी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, इसलिए उसके पास और कोई चारा नहीं होता, इसलिए वो नामजो की फ्लैट की तरफ जाने लगती है। और वो जैसे ही लिफ्ट में जाने वाला होती है तो वही आदमी उसके पीछे आ जाती है। और इस बात पर तो जिनसी और भी ज़्यादा घबरा जाती है और वो जैसे ही नामजो का फ्लैट आती है तो घबराते हुए वो नामजो के घर की तरफ जाने लगती है और बार बार नामजो के घर में लॉक करती है, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खुलता। और इस बात पर तो जिनसी और भी ज़्यादा घबरा जाती है। तभी उसे नामजो के घर की पासवर्ड याद आ जाती है, क्योंकि एक बार नामजो ने ही उसके सामने उसके घर की पासवर्ड खुला था ना, इसलिए। और वो उसी पासवर्ड को डालकर घर के अंदर चली जाती है। तभी उसे रियलाइज होती है कि वो आदमी बगल वाला घर में रहती है, तो उसे थोड़ा सा राहत मिलती है। और उसके बाद नामजो जैसे ही घर आती है तो वो देखती है कि चारों तरफ से लाइट चल रही है, तो उसे ऐसा लगता है कि शायद घर के अंदर चोर घुस गई है। तभी वो देखती है कि रूम
रूम के अंदर कोई सो रही है। तभी वो पुलिस को कॉल कर देती है और एक बैट लेती है, उसे रूम के सामने खड़ा हो जाती है। तभी जिनसी को प्यास लगती है, इसलिए वो पानी पीने के लिए बाहर आती है। तभी नामजू उसके ऊपर हमला कर देती है और वो जैसे ही जिनसी को देखती है तो वो रुक जाती है। और उसके बाद नामजू जिनसी को पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आई, तो जिनसी उसे सारी सच्चाई बता देती है। तो नामजू उसे गुस्से में घूरने लगती है। तभी उनके घर में पुलिस आ जाती है, क्योंकि नामजू ने पुलिस में रिपोर्ट किया होती है ना, इसलिए। और यहाँ पर नामजू पुलिस को सारी सच्चाई बता देती है। तो पुलिस वाला उसे पूछती है कि ये तुम्हारी कौन है, तो जिनसी उसे बता देती है कि मैं इसकी फैंसी हूँ, हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी, इसलिए मैं घर छोड़कर चली गई और अचानक वापस आ गई, इसलिए हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। इसलिए पुलिस इसे हल्का सा डांट लगाती है और उसे बताने लगती है कि ऐसे दोबारा पुलिस को डिस्टर्ब मत करना, नहीं तो तुम्हें फाइन देना होगा, भूल करो यहाँ से चल जाती है। और उसके बाद नामजू उसे घर में रहने के लिए अलाउ कर देती है। और रात के बीच में जिनसी को नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो खाना खाने के लिए बाहर आती है और वो जैसे ही फ्रिज खुलती है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगती है और खाने के टाइम भी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही होती है, जिस वजह से नामजू को तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती। इसलिए वो गुस्से में जिनसी के पास आती है और उसे डांटने लगती है कि ये मेरा सोने का वक्त है और तुम यहाँ पर ऐसे ही सो नहीं कर सकती हो, नहीं तो मैं सही से सो नहीं पाऊंगा, बोलकर वो गुस्से में यहाँ से चल जाती है। और अगली सुबह जिनसी से ही रेडी होकर वापस जाने वाला होती है तो नामजू उसे रोक देती है और उसे बताने लगती है कि तुमने कल रात को जो गंदगी फैलाई थी, तुम्हें पहले उसे साफ करना होगा। और टेबल पर जो पानी जिनसी ने रात में गिराया होती है उसे पहले साफ करने के लिए बोलती है। और उसके बाद बेडरूम में बेडशीट को सही से फोल्ड करने के लिए बोलती है। और उसके बाद बाथरूम में जिनसी ऐसे ही टॉवल को फेंक दिया था, उसे सही से रखने के लिए बोलती है। और उसके बाद जिनसे अपने दोस्त सू के पास जाती है, उसे इसके बारे में सारी सच्चाई बता देती है और उसे पूछती कि क्या मैं तुम्हारे पास कुछ दिन के लिए रह सकती हूँ। पहले तो सू उसे मना कर देती है, तो जिनसी उसे इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने लगती है, तो सू उसे अपने पास रखने के लिए मान जाती है। और दूसरी तरह जिनसी का भाई जवान जिससे उन्होंने लिया था उसके पास जाती है और उसे कुछ पैसे देती है और उसे बताती है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी सारी पैसे लौटा दूंगा। तो उस आदमी उसे बताती है कि तुम्हारी पैसा ऑलरेडी किसने लौटा दिया है। तो जवान उसे पूछती है कि वो कौन है, तो आदमी उसे एक लॉयर का कार्ड देती है। तो जवान उसे लॉयर से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर उसे पता चलती है कि उसका कर्जा को नामजू ने चुकाया है। और दूसरी तरह जिनसे अपने एक जॉब इंटरव्यू में जाती है, जहाँ पर कि उसे वो जॉब मिल जाती है और उसे वहाँ पर एक प्रोजेक्ट दिया जाती है और उसे बताया जाती है कि तुम्हें एक हफ्ते में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा। और ये तो जिनसी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जिनसी को पता होती है कि वो अकेला इस काम को नहीं कर सकता, इसलिए वो जिन से मिलने के लिए जाती है और उसे सारी बात बताती है और उसे हेल्प करने के लिए बोलती है। लेकिन जिन तो उसे साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो जिनसी को प्यार करती है, लेकिन जिनसी नामजू से शादी करने वाला होती है ना, इसीलिए जिनसी उसे मनाने के लिए उसे रिक्वेस्ट करने लगती है। फिर भी जिन उसे मना कर देती है, तो जिनसी उसके आगे पीछे बोलने लगती है और उसे कैसे भी करके मना लेती है। और उसके बाद वो जिन के साथ होती है, तो इस टाइम पर उसे नामजू कॉल करती है और उसे बताती है कि आज शाम को हमारे एक डिनर है, इसलिए तुम फॉर्मल ड्रेस पहन कर आ जाना। और उस बात पर जिनसी एग्री हो जाती है और उसके बाद जिनसी जॉब इंटरव्यू वाला फॉर्मल ड्रेस पहनकर डिनर पर चली जाती है। और जैसे ही नामजू उसे ऐसी दिखती है तो वो गुस्से में आ जाती है, तो सावधान उसे एडवाइस करती है कि क्यों ना आप उन्हें एक अच्छी से ड्रेस दिला दो। और उस बात पर नामजू एग्री हो जाती है और वो जैसे ही जिनसी को ड्रेस दिलाने के लिए जाने वाला होती है, तो वो जिसके साथ डिनर करने वाला होती है तो वहाँ पर आ जाती है। और वो जैसे ही जिनसी को देखती है वो नामजू को पूछती है कि क्या ये आपका फैंसी है, तो नामजू बताती है कि हाँ ये मेरी फैंसी है। और उसके बाद वो डिनर करने के लिए अंदर चल जाती है। और यहाँ पर नामजू जिसके साथ डिनर करने के लिए आया होती है, वो आदमी नामजू को बार बार ड्रिंक करने के लिए बोल रही होती है, इसलिए सावचान जिनसी को पूछती कि क्या तुम ड्रिंक हैंडल कर सकती हो, क्योंकि नामजू ड्रिंक बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकता। तो जिनसी को बताती है कि हाँ मैं ड्रिंक्स बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ। और यहाँ पर वो दोनों मैसेज पर बात कर रही होती है। और यहाँ पर सावचान जिनसी को बताने लगती है कि अगर तुम नामजू के बदले ड्रिंक्स करोगे तो मैं उसके लिए पे करूँगा। और यहाँ पर जिनसी से बताने लगती है कि ठीक है मैं पर क्लास को 1000 युआन लूँगा। और उस बात पर तो सावचान उसे मना कर देती है, इसलिए वो दोनों यहाँ पर मैसेज पर लड़ने लगती है। और यहाँ पर जिनसी उसे बताने लगती है कि मैं पर क्लास को 1000 युआन लूँगा, लेकिन सावचान उसे बताने लगती है कि 100 युआन। और उसके बाद जिनसी बताने लगती है कि ठीक है मैं 800 युआन लूँगा। तो सावचान बताने लगती है कि 200। तो जिनसी उसे बताने लगती है कि ठीक है मैं 700 युआन लूँगा। तो सावचान उसे बताने लगती है कि 300। इसी तरह वो
दोनों मैसेज पर ऐसे ही लड़ रही होती है। तो जिनसी फाइनली 500 युआन पर एग्री हो जाती है और उसके बाद जिनसी उसी आदमी के पास जाती है जहाँ पर कि वो नामजो को बार बार ड्रिंक्स करने के लिए बोल रही होती है। और उसके बाद जिनसी नामजो से क्लास छीन लेती है और उस आदमी से बात करने लगती है और उसे तो पूरी तरह से इम्प्रेस कर देती है क्योंकि वो भी एक कार्टूनिस्ट होती है ना, इसलिए। और यहाँ पर जिनसी इतना पी लेती है कि वो पूरी तरह से ड्रंक हो जाती है और उसके बाद नामजो जिनसी को लेकर जा रही होती है जहाँ पर कि कार में नामजो जिनसी को डांटने लगती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं पीना चाहिए था। तो सावधान नामजो को सारी सच्चाई बताए थे कि मैंने जिनसी के साथ डील किया था, अगर वो आपके बदले ड्रिंक्स करेगा तो मैं इसको पे करूँगा और ग्लास 500 युआन। और उस बात पर तो नामजो उसे और कुछ ही बोलता नहीं है और उसके बाद नामजो जिनसी को लेकर अपने घर में चल जाती है जहाँ पर कि जिनसी कभी गाना गाने लगती है तो कभी डांस करने लगती है। और यहाँ पर नामजो बहुत ही मुश्किल से जिनसी को सुला देती है और जैसे वो जिनसी सोती है तो उसे जिनसी का डायरी मिलती है। तो वो जिनसी का डायरी देखने लगती है जहाँ पर कि नामजो को पता चलती है कि जिनसी एक हार्ड वर्किंग लड़की है और वो बहुत ही कम पैसे में अपनी खर्चा कर लेती है। और वो अपनी डायरी में लिखा होती है कि किसको कितने पैसे लौटाना है। और उसके बाद जिनसी अचानक होश में आ जाती है और वो नामजो को बताने लगती है कि मुझे रामेन खानी है। तभी जिनसी उल्टी करने लगती है तो नामजो उसे बाथरूम में लेकर जाती है जहाँ पर कि जिनसी जैसे उल्टी ख़त्म करती है तो वो शावर ऑन कर देती है और वो नामजो के साथ खेलने लगती है। और नामजो तो उसे बहुत ही मुश्किल से रोकती है और उसके बाद वो जिनसी को लेकर बेडरूम में जाती है और वो जिनसी को पहले साफ करती है। और वो जैसे ही जिनसी को सुलाकर जाने वाला होती है तो जिनसी नामजो को गले लगा लेती है और उसे बताने लगती है कि तुम मुझे ऐसे ही अकेला छोड़कर मत जाओ। और यहाँ पर नामजो समझ जाती है कि जिनसी को नाइटमेयर आ रही है, इसलिए वो घबराया हुआ होती है, इसलिए वो जिनसी को गले लगा लेती है और उसे बताने लगती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। और उसके बाद वो जिनसी के साथ यहीं पर सो जाती है। और अगले दिन जिनसी का भाई जुआन नामजो से मिलने के लिए आती है क्योंकि उसे जानना था कि नामजो ने उसका कर्जा क्यों चुकाया। और वो जाकर नामजो के घर की दरवाज़ा लॉक करने लगती है लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खुलता। तभी वो देखती है कि दरवाज़ा तो पहले से ही खुला हुआ है, इसलिए वो घर के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो देखती है कि उसकी बहन और नामजो एक ही बेड में सोया हुआ है। ये देखकर उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और वो गुस्से में आकर नामजो को एक मुक्का मार देती है। और वो जैसे ही दोबारा मारने वाला होती है तो जिनसी उड़ जाती है और वो अपने भाई को रोक देती है। और उसके बाद हम उन तीनों को एक साथ बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर कि जिनसी जुआन को बताने लगती कि कल रात में नामजो के साथ ड्रिंक कर रही थी और ज़्यादा चढ़ जाने की वजह से मैं नामजो के घर में आ गई, इसलिए तुम कुछ गलत मत समझना। तो जुआन उसे बताने लगती कि अगर नामजो ने तुम्हारा फ़ायदा उठा लिया होता तो, और बोलकर उसे तो बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछने लगती है। तो जिनसी उसकी सवाल से तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए उसे बताया थे कि हम दोनों एंगेज है। और उस बात पर तो जियान हैरान हो जाती है और वो जिनसी को पूछती है तुम्हें नामजो में क्या अच्छा लगा। तो जिनसी उसे बताती है कि नामजो दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम है, इसलिए मुझे उससे प्यार हो गया। तो जुआन उन दोनों को एक साथ पूछती है तुम दोनों पहली बार कब मिले थे, जहाँ पर कि वो दोनों एक साथ ही अलग अलग आंसर देते हैं। तो वो नामजो को पूछती है जिनसी को खाने में क्या पसंद है और वो जिनसी के बारे में और भी ज़्यादा सवाल करने लगती है। और वो जिनसी को बिल्कुल नामजो के बारे में इसी सवाल करने लगती है कि नामजो कहाँ से ग्रेजुएशन की है। तो जिनसी इन सबको साइड करती है और वो जुआन को बताने लगती है कि इन सब का कोई भी मतलब नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। तो जुआन उसे बताने लगती है कि तुम दोनों को एक दूसरे के बारे में बेसिक चीज़ भी पता नहीं है तो ये रिश्ता ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। तो नामजो उसे बताने लगती है कि मुझे पता है कि हम दोनों को एक दूसरे के बारे में ज़्यादा कुछ भी पता नहीं है, फिर भी हम रिश्ते को चलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो जिनसी उसे बताने लगती है कि मुझे मेरे भाई से कुछ बात करनी है और वो नामजो को अंदर भेज देती है। और वो जुआन को बताने लगती है कि नामजो ने मुझे बहुत ही रोमांटिक अंदाज से प्रपोज किया था, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाई और मैं उसके ऊपर पूरी तरह से फिदा हो गई और मैं उसे प्यार करने लगी। और वो जुआन को बताने लगती है कि तुम ऐसे ही हम दोनों के ऊपर शक मत करो, सच में नामजो मेरी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है। बोलकर वो कैसे भी करके जुआन को मना लेती है और वो यहाँ से उसे भेज देती है और वो नामजो के पास जाती है और उसे बताने लगती है कि अभी तो मैं कैसे भी करके मेरे भाई को मना लिया, लेकिन बाद में मेरी भाई चेक करने के लिए दोबारा से जरूर आएगी, क्या मैं उस टाइम तक यहाँ पर रह सकती हूँ। तो नामजो उसे कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज याद दिलाती है जहाँ पर कि पार्टी ए को कभी भी परेशान नहीं करेगी। तो जिनसी उसे गुस्से में बोलती है कि पार्टी ए को तो रिक्वेस्ट कर सकती है और वो नामजो को रिक्वेस्ट करने लगती है कि अगर तुम मुझे उस टाइम तक यहाँ पर
रहने दोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। ये सुनकर नामजू से बताने लगती कि क्या कुछ भी, तो जिनसी इस बात पर एग्री हो जाती है और उसके बाद वो जिनसी को कॉन्ट्रैक्ट पर और भी ज़्यादा क्लॉथ ऐड करने के लिए बोलती है, जहाँ पर कि जिनसी जब तक इस घर में रहेगा वो घर की सारी सफाई करेगी और घर के लिए राशन भी खरीदेगा और वो सारी बर्तन भी साफ करेगी और ऐसी और भी ज़्यादा क्लॉथ कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करने के लिए बोलती है। ये देखकर जिनसी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और नामजू को बोलती है ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो नामजू से बताने लगती है कि दरवाज़ा उस तरफ है, तुम चाहो तो जा सकते हो। और यहाँ पर जिनसी मौजूद होती है, इसीलिए वो नामजू की सारी बात मान लेती है। और दूसरी तरह जो अंशु से मिलने के लिए जाती है और उससे पूछती कि क्या तुम्हें पता था कि जिनसी ने एंगेजमेंट कर ली है, तो सू से झूठ बोल देती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो जानू से और कुछ ही बोलता नहीं है और वो वहाँ से चल जाती है। और उसके बाद सू जिनसी से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है तुम्हारे भाई को बेवकूफ़ बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी भाई बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। और जिनसी सू को बताने लगती है कि नामजू के घर में रहना एक टर्चर की तरह है, क्योंकि वो हमेशा मुझे काम कराती है, कभी बुक को सही से रखना होती है और ना मैं आधी रात में मैं कोई खाना खा सकती हूँ, ना कि कोई सुर कर सकती हूँ, और मैं कोई आधे खाए हुए चीज़ को छोड़ नहीं सकती हूँ, और मुझे हमेशा क्वेश्चन को सही से रखना होती है। और मैं तो इन सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। और अगले दिन नामजू अपना ऑफिस में अपने फाइनेंशियल से बात कर रही होती है आपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए, जिसका नाम लेग सिंगलिंग है, जो कि नामजू का बनाना एक ड्रीम है और उसे बनाने के लिए काफ़ी खर्चा होने वाला था, इसलिए वो इसके बारे में इन्वेस्टर से बात कर रही होती है। और उसके बाद जिनसी नामजू के लिए खाना लेकर उसके ऑफिस में जाती है और जैसे ही नामजू खाना खा रही होती है तो उसके साथ फ़ोटो खींचने लगती है, ताकि वो अपने भाई को यकीन दिला सके कि वो नामजू के साथ सच में रिलेशनशिप में है। लेकिन नामजू उसे फ़ोटो खींचने से मना कर देती है और उसकी फ़ोन लेकर उसी फ़ोटो को डिलीट करने लगती है। तो भी जिनसी उसे बताने लगती है कि कल शाम को तुम्हारी मॉम का मेरे पास कॉल आया था। तो इस बात पर नामजू से और कुछ ही बोलता नहीं है और उसे बताती है कि आज शाम को हम दोनों डेट पर जाएंगे। और इस बात पर तो जिनसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद शाम को दोनों शॉपिंग मॉल में घूमने के लिए जाती है। और यहाँ पर पहले तो जिनसी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही होती है और जैसे ही जिनसी भी नामजू को अपने साथ गेम खेलने के लिए बोलती है और जैसे ही नामजू गेम खेलने लगती है तो वो भी जिनसी के साथ एंजॉय करने लगती है। और यहाँ पर जिनसी उसके साथ तो बहुत ज़्यादा फोटो क्लिक करने लगती है। और अगली सुबह जिनसी नामजू के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है, जिस आवाज़ से तो नामजू सो नहीं पाता, इसलिए वो गुस्से में बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया हुआ है और उसके साथ एक नोट भी होती है, जहाँ पर कि जिनसी ने नामजू को बुलाया होती है कि तुम ब्रेकफास्ट कर लेना, जो देखकर नामजू को बहुत ज़्यादा अच्छा लगती है। और उसके बाद जिनसी ने जो नामजू के साथ फ़ोटो उठाया हुआ होती है, सारी फ़ोटो को डिस्प्ले कर देती है और उस टाइम पर उसकी भाई जाती है और उन दोनों को फ़ोटो देखकर उससे भी यकीन हो जाती है कि वो दोनों सच में डेट कर रहे हैं। और उसके बाद वो नामजू से मिलती है और उससे बताती है कि तुमने जो मेरे लिए पैसा चुकाया है, मैं सारी पैसा तुम्हें लौटा दूंगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। और तुम मेरी बहन का ध्यान रखना, क्योंकि मैं मेरी बहन को बहुत ही नाजुक से पाला है। और उससे एक डायरी देती है और उसे बताती है कि मैं मेरी बहन को कैसे पाला हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए तुम इसका ध्यान रखना। बोल कर यहाँ से चल जाती है। और शाम को जैसे ही नामजू जाकर फ्रिज को ओपन करती है तो वहाँ पर वो जमकोट को नोटिस करती है, इसलिए गुस्से में आकर उसको डस्टबिन में डाल देती है। और वो जाकर जैसे ही दवाई खा रही होती है तो कोई दरवाज़ा लॉक करती है, तभी उसके हाथों से दवाई गिर जाती है और वो पानी में मिलकर पूरी तरह से मेल्ट हो जाती है। और वो जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि यहाँ पर नूडल आया हुआ है। ये देखो वो गुस्से में उसे बोल देती है कि मुझे ये नहीं चाहिए। और वो जैसे ही जाती है तो जिनसी उसके पास आती है और उसे पूछती है कि मेरी पार्सल कहाँ गया। तो नामजू उसे गुस्से में बोल देती है कि मेरे घर में जंक फूड अलाउ नहीं है, बोलकर वो यहाँ से चल जाती है। और यहाँ पर जिनसी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है, तो भी उसे याद आती है कि उसने एक पार्सल फ्रिज पर रखा हुआ था। और वो जाकर जैसे ही देखती है कि फ्रिज में भी वो पार्सल नहीं है तो उसे तो और भी ज़्यादा गुस्सा आती है। और दूसरी तरह नामजू अपने रूम में होती है तो उसे बाहर से कुछ गिरने का आवाज़ आती है, तो उसे ऐसा लगती है कि उसने आज ज़्यादा ही कुछ जिनसी को सुना दिया। और वो जैसे ही बाहर आती है तो वो देखती है कि जिनसी बेहोश होकर पड़ा हुआ है और उसकी साइड में वही ग्लास भी पड़ी हुई है। और उसके बाद नामजू जिनसी को लेकर हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पर कि डॉक्टरों से बताती है कि एक टैबलेट की एलर्जिक रिएक्शन की वजह से उसकी हालत हुई है। अच्छा हुआ कि आप उसे सही टाइम पर हॉस्पिटल ले आया है और वो भी बिल्कुल ठीक है, फिर भी उन्हें यहाँ पर 2 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। तो भी नामजू की आदत थी कि उसकी दवाई पानी में गिरकर मेल्ट हो गई थी, जिस पानी को जिनसी ने पी लिया था और इनडायरेक्टली नामजू की वजह से जिनसी बीमार हुई थी। और इस बात पर तो नामजू को बहुत ज़्यादा बुरा लगती है। तभी देखती है कि जिनसी को दोबारा से नाइटमेयर हो रही है, तो उसके पास आती है और
उसकी सर को पकड़ लेती है। तो अभी जिनसी थोड़ा सा शांत होती है और वो आराम से सो जाती है। और अगली सुबह जैसे ही जिनसी उठती है तो नामजू को पूछती है कि मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ। तो नामजू से बताती है कि कल रात को तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले आया। तो जिनसी उसे बताने लगती है कि मैं इतने साल में कभी भी बीमार नहीं पड़ी, तो अचानक बेहोश कैसे हो गई। तो इस बात पर तो नामजू उसकी बात को टालने लगती है। तभी जिनसी को याद आती है कि उसे तो आज अपने काम को ऑफिस में सबमिट करना था। और एक बार जैसे उसे याद आती है तो वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन नामजू उसे रोक देती है। और उसी खींचातानी में नामजू जिनसी की बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है, इसलिए वो दोनों तो एक दूसरे को देखने लगती है। तो अभी नामजू खड़ा हो जाती है और वो जिनसी को बोलती है तुम्हें जो भी सारी सामान चाहिए तो मुझे बोल दो, मैं तुम्हें यहाँ पर ला दूंगा। तो अभी जिनसी उसे बहुत ही बड़ी लिस्ट बताती है और नामजू से बताती है तुम्हें यहाँ पर सिर्फ लैपटॉप, टेबल और ड्राइंग पैड ही मिलेगा बोलकर वो साइड में चली जाती है। और उस सावचान को कॉल करती है और उसे बताती है कि जिनसी बीमार है, इसलिए तुम घर में जाओ और जिनसी का सारे सामान लेकर हॉस्पिटल में आ जाओ। और वो जैसे ही जाने वाला होती है तो जिन उसे देख लेती है और यहाँ पर सावचान जिन को सारी बातें बता देती है कि जिनसी बीमार है, इसलिए मैं घर में जा रही हूँ और उसकी सारी सामान लेकर हॉस्पिटल जाने वाला हूँ। तो जिन उसे बताने लगती है कि मुझे तुमसे ज़्यादा लड़कियों के बारे में पता है कि उन्हें क्या क्या सामान की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चल रही हूँ। और उसके बाद वो सावचान के साथ हॉस्पिटल चली जाती है और वो जिनसी को फ्रूट काट कर देती है और उसे बताती है कि मैं हमेशा ऐसे ही नामजू को फ्रूट काट कर देती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा पिकी है ना, क्योंकि उसे हमेशा फ्रूट परफेक्ट शेप पर चाहिए होती है। तभी नामजू आ जाती है और वो जिनसी को बताने लगती है कि मैं सुपर मार्केट पर जा रही हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तो जिनसी उसे बहुत सारे सामान के बारे में बताने लगते हैं, जैसे कि रबर बैंड, चिप्स, और लास्ट में उसे बताने लगती है कि मुझे सैनिटरी पैड चाहिए। और इस बात पर तो नामजू शर्मा जाती है और वो यहाँ से चली जाती है और वो सावचान के साथ सुपर मार्केट करने जाती है। और जिनसी ने जो सारे सामान उसे बोला होती है सारे सामान खरीदने लगती है और आखिर में वो जिनसी के लिए सैनिटरी पैड खरीदने लगती है। ये देखकर सावचान उसे पूछती कि आप उनका कितना केयर करते हो, क्या आप उन्हें प्यार करने लगे हो। लेकिन नामजू उसकी ये बात को टाल देती है और उसके बाद वो सारे सामान लेकर हॉस्पिटल आ जाती है और वो सावचान और जिन को यहाँ से भेज देती है। और उसके बाद वो जिनसी के साथ होती है तो जिनसी उसे बताने लगती है कि मुझे अकेला काम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, इसलिए तुम चाहो तो तुम यहाँ से जा सकती हो बोलकर उसे यहाँ से भेज देती है। और जैसे ही नामजू चली जाती तो वो जिंगन को कॉल करती है साथ में काम करने के लिए और उसे साथ में स्नैक्स भी लाने के लिए बोलती है। और जैसे ही जिंगन आती तो वो जिनसी को पूछती कि तुम हॉस्पिटल में कैसे आई। तो जिनसी उससे सारी सच्चाई बताई थी कि मैं बेहोश हो गई थी इसलिए हॉस्पिटल में आई। और उसके बाद वो दोनों मिलकर काम कर रही होती है। तभी नामजू आ जाती है और वो जिनसी को लगा हुआ ड्रिप देख देती है जो कि खत्म हो चुका होती है। ये देखकर वो तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है और वो जिंगन को डांटने लगती है कि तुम जिनसी के पास हो और उसका ध्यान नहीं रख सकती हो। तभी नर्स आती है और जिनसी को लगा हुआ ड्रिप को चेंज करती है। फिर भी वो जिंगन को डांट रही होती है, लेकिन इस बार जिंगन चुप नहीं रहता और नामजू को बोलती है अगर तुम्हें जिनसी की इतना ही फिक्र है तो तुम जिनसी के साथ क्यों नहीं रहते। और इस बात पर तो नामजू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, इसीलिए वो जिंगन को मारने के लिए जाती है, लेकिन जिनसी उसे रोक देती है और उसे बताती है जैसे ही काम खत्म होगा तो जिंगन यहाँ से चल जाएगा। इसीलिए नामजू जाकर साइड में बैठ जाती है और उन दोनों को काम करते हुए देखती है, जहाँ पर कि उन दोनों को ऐसे काम करते हुए देखकर उसे तो बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है। और वो जैसे ही काम खत्म होती है तो जिंगन यहाँ से चल जाती है। तो फिर जिनसी के पास उसकी भाई का कॉल आती है और उसे बताती है मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। तो भी जिनसी उसे झूठ बोल देती है कि मैं अभी ऑफिस में हूँ और आज मैं ओवर टाइम करूँगा, इसलिए आज मैं तुमसे नहीं मिल पाऊँगा, इसलिए तुम घर वापस चली जाओ। और उसके बाद वो सू को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे भाई को इसके बारे में पता चले, इसलिए तुम कैसे भी करके उसे 2 दिन तक रुको ताकि वो नामजू के घर में ना जा सके। और उसके बाद वो जुआन को अपनी क्लास का मॉडल बनने के लिए बोलती है और अगले दिन जुआन को लेकर अपने एक फ्लावर अरेंजमेंट क्लास में जाती है, जहाँ पर कि जुआन पहले ही फ्लावर को अरेंज कर देती है और अपने बहन से मिलने के लिए चल जाती है। तभी सू उसके सामने ऐसी ट्रीटमेंट करती है जैसे कि उसकी पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, इसीलिए जुआन उसे लेकर हॉस्पिटल में जाती है। और दूसरी तरह नामजू जिनसी को बताती है कि आज तुम्हारा डिस्चार्ज हो जाएगा। तभी वो देखती है कि वहाँ पर उसकी भाई और सू आई है और सू भी जिनसी को देख लेती है, इसलिए वो जुआन को गले लगा लेती है और उसे बताने लगती है कि मुझे और भी ज़्यादा दर्द हो रही है। और इसी बीच में जिनसी नामजू को लेकर साइड में छुप जाती है और इस बीच में तो वो दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। और उसके बाद जुआन ले जाकर
सू का टेस्ट कराती है, जहाँ पर कि सू का तो टेस्ट नॉर्मल आती है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में छोड़कर वो अपनी बहन से मिलने के लिए जाती है। जहाँ पर कि उन दोनों को लॉबी डॉबी देखकर उससे भी यकीन हो जाती है कि वो दोनों सच में रिलेशनशिप में हैं, इसीलिए वो यहाँ से चली जाती है। और जिनसी अपने भाई को छोड़कर आकर नामजू को बताती कि और मेरे भाई को यकीन हो गया कि हम दोनों सच में रिलेशनशिप में हैं, इसलिए वो अभी हमें और परेशान नहीं करेगा। और मैंने तुम्हारे बारे में जितना सोचा था तुम इतना भी बुरा नहीं हो, और कल सुबह मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और इस बात पर तो नामजू सोच में पड़ जाती है और वो जिनसी को बताती है कि ठीक है, तुम तुम्हारी सारी सामान समेट कर चली जाना बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है। और वो जिनसी के साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया था सारी बारे में सोचने लगती है। और दूसरी तरह जिनसी घर का चारों तरफ से सफाई कर रही होती है और वो भी नामजू के साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया था इसके बारे में सोचने लगती है। और अगले दिन जिनसी अपनी सारी सामान पैक कर वो नामजू की रूम में जाती है एक नोट छोड़ने के लिए। तभी वहाँ पर वो एक लेटर में एक कंपनी का नाम छपा हुआ देखती है, जिसे देखकर वो सोचने लगती है कि उस नाम को पहले कहीं पर देखा था। तभी उसे एहसास होती है कि घर के अंदर कोई आ रही है, इसलिए वो देखने के लिए बाहर जाती है। तो वो देखती है कि वहाँ पर नामजू की मोम आई है और नामजू की मोम जिनसी को देखकर पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन जिनसी उनकी बात को टालकर बोलती है कि मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। और मोम ये जानकर खुश हो जाती है कि वो दोनों साथ में रह रहे हैं। और जब उन्हें पता चलती है कि जिनसी यहाँ से जा रही है तो वो जिनसी को पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, अगर नामजू ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। नामजू अपनी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में होती है, लेकिन जिनसी घर छोड़कर जाने वाला होती है, इसलिए नामजू का तो ध्यान मीटिंग में बिल्कुल भी नहीं होता। तभी उसके पास रिसेप्शन आती है और उसे बताती है कि जिनसी आपसे मिलने के लिए आई है, इसलिए नामजू अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर जिनसी से मिलने के लिए जाती है। जहाँ पर कि जिनसी उसे बताती है कि अब मैं तुम्हारी घर छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं सारी सामान पैक कर घर छोड़कर जाने वाली थी, तभी तुम्हारी मोम आ गई और उन्होंने मुझे बोला अगर तुम मुझे घर से निकाल दोगे तो वो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे, जिसमें मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। और इस बात पर तो नामजू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो अपने चेहरे में कुछ भी दिखाता नहीं है। तो जिनसी उसे बताती है तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे, और मैं जितना दिन तक तुम्हारे घर में रहूँगा उसका रेंट पे करूँगा। और वो नामजू को बताने लगती है इसके बदले में तुम्हारे घर का सारी काम करूँगा, जिसका मैं तुम्हारी कोई भी फीस नहीं लूँगा। और वो देखती है कि नामजू उसकी बात पर कन्विंस नहीं हो रही है, इसीलिए वो नामजू के सामने इमोशनल ड्रामा करने लगती है, जो देखकर नामजू भी उसे अपने घर में रहने के लिए लव कर देती है। जिस बात पर जिनसी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद नामजू को उसकी मम का कॉल आती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। और नामजू अपनी मम से मिलने के लिए चली जाती है। तो उसकी मम उससे पूछती है कि हमारी और जिनसी के बीच क्या चल रहा है, क्या तुम दोनों सच में डेट कर रहे हो। और वो नामजू के सामने एक्टिंग करने लगती है कि अगर तुम तुम्हारी फादर की आखिरी विश की वजह से उसके साथ रहना चाहती है तो तुम्हें ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो नामजू उसे बताया थी कि मैं जिनसी के साथ सच में रहना चाहती हूँ। और इस बात पर तो उसकी मम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे बताती है मुझे भी जिनसी पहली नज़र में बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी और वो तुम्हारे लिए सच में एक बहुत ही अच्छी पार्टनर रहेगी। इस बात पर तो नामजू अपनी मम को एक बेवसा लुक देती है और उसकी मम उसे बोलती है तो तुम उसे घर से क्यों निकाल रहे थे, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। और इस बात पर तो नामजू खुश हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी दिखाता नहीं है। और शाम में जैसे वो घर वापस आ रही होती है तो जिनसी उसे मैसेज करती है कि तुम शाहजहान और जिन को डिनर पर बुलाओ, क्योंकि उन्होंने मुझे हॉस्पिटल पर बहुत ही ज़्यादा मदद की थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि सिर्फ शाहजहान ही डिनर पर गया होती है, क्योंकि जिनका तबीयत खराब थी ना, इसलिए। और उसके बाद जिनसी नामजू को थैंक्स बोलती है कि उसे उसकी घर में रहने के लिए देने के लिए। ये देखकर शाहजहान उसे बोलती है तुम कितना स्मार्ट हो, सिर्फ एक डिनर पर थैंक्स बोल रहे हो। ये देखकर जिनसी उसे बोलती है कि तो ठीक है, तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। ये देखकर शाहजहान उसे बोलती है कि तुम्हें उनसे शादी कर लेना चाहिए। और इस बात पर तो नामजू शर्मा जाती है और जिनसी उसे चुप करा देती है। और उसके बाद वो शाहजहान को सारी स्क्रैप्स खाने के लिए देती है, क्योंकि वो उसी के लिए बनाई होती है ना, इसलिए। और शाहजहान सारी स्क्रैप्स को खा भी देती है। और उसके बाद वो दोनों ड्राइंग रूम में बैठ कर रीड कर रही होती है। तो जिनसी को याद आती है कि जब वो हाई स्कूल में पढ़ती थी तो उसका पढ़ाई का उसे जो स्पॉन्सर करता था उसके साथ उसे एक लेटर भी लिखता था, जिस लेटर के ऊपर वही कंपनी का नाम होती है जो सुबह उसने नामजू के रूम पर उसी कंपनी का नाम लिखा था। इसीलिए वो नामजू के पास जाती है और उसे इनडायरेक्टली पूछती है कि क्या तुम लेटर लिखते हो, लेकिन नामजू उसे साफ से मना कर देती है और वो यहाँ से चल जाती है। और उसके बाद
वो कुछ फाइल लाकर जिनसी के सामने रख देती है और उसे बताती है तुम एक हफ्ते तक मेरी असिस्टेंट रहोगी। तो जिनसी उसे पूछती है कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट क्यों रहूँगा। तो नामजू उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जहाँ पर कि हमें पता चलती है कि जिनसी ने जो शाओचान को क्राफ्ट दिया था उसे खाकर शाओचान का तबीयत खराब हो गई। इसलिए नामजू उसे बोलती है तुम्हारी वजह से शाओचान का तबीयत खराब हो गया, इसलिए तुम्हें उसके बदले काम करना होगा। और उसे बताती है कल मेरी एक इम्पोर्टेंट कंपनी के साथ मीटिंग है, इसलिए तुम मुझे 6 बजे उठा देना बोलकर वो चली जाती है। और अगली सुबह जिनसी का 6 बजे अलार्म बजती है, लेकिन जिनसी उससे बंद कर देती है और उसकी नींद जब टूटती है तो वो देखती है कि 7:50 हो चुकी है। इसलिए वो फटाक से जाकर नामजू को उठाती है, लेकिन जब नामजू को पता चलती है कि 7:50 हो गई तो वो जिनसी के ऊपर भड़क जाती है। और उसके बाद जिनसी रेडी होकर नामजू के पास जाती है तो देखती है कि नामजू तो अब तक रेडी नहीं हुआ है। इसलिए जिनसी नामजू को बताती है तुम लड़के होकर तैयार होने में इतना लेट करते हो, और उसे फटाक से तैयार करती है। और उसके बाद कार को तेज ड्राइविंग कर उसे मीटिंग में ले जाने लगती है, लेकिन उनके पास कुछ टाइम बच गया था इसलिए वो ब्रेकफास्ट करने में साइड में रुकते हैं। लेकिन नामजू वहाँ पर कुछ भी खाता नहीं है क्योंकि उसे वहाँ का खाना बहुत ही अनहाइजीन लगती है ना, इसलिए। और उसके बाद जैसे वो ब्रेकफास्ट खत्म कर आती है तो वो देखती है कि उनकी कार के सामने और कोई पार्क कर दिया है। इसलिए नामजू तो जिनसी के ऊपर भड़क जाती है क्योंकि वो मीटिंग के लिए लेट हो जाने वाले थे ना, इसलिए। और उसके बाद जिनसी नामजू को ले जाकर एक रिक्शा में जाती है और उसे टाइम पर ऑफिस में पहुंचा देती है। और वो जैसे ही जा रही होती है तो जिनसी को देखकर नामजू को पूछती है कि जिनसी यहाँ पर क्या कर रही है। तो नामजू उसे बता देती है कि शाओचान का तबीयत खराब हो गई है, इसलिए जिनसी कुछ दिन तक असिस्टेंट की काम करेगी। और मीटिंग में जिनसी नामजू को अपनी काम के प्रति इतना डेडिकेटेड देखकर उसके ऊपर तो पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाती है और उसे बताती है तुम काफ़ी अच्छे इंसान हो कि अपनी काम के प्रति इतना डेडिकेटेड हो। और ऐसे ही जिनसी नामजू को हर रोज ऑफिस में असिस्ट करने लगती है और उसकी हर काम में उसकी मदद करने लगती है। और शाम में नामजू जिनसी के लैपटॉप खुला हुआ देखकर जाकर उसकी कॉमिक को पढ़ने लगती है, जो देखकर उसे तो उसकी स्टोरी काफ़ी अलग लगती है जो कि किसी से कॉपी नहीं किया गया है। तभी उसे पहले दिन के बारे में याद आती है जहाँ पर कि उसने उसकी काम के लिए उसे काफ़ी बुरा भला बोला था। तभी जिनसी आ जाती है और उसे बताती है तुम्हें ऐसे ही किसी के काम नहीं दिखना चाहिए, और उसकी लैपटॉप बंद कर देती है। और यहाँ पर नामजू जिनसी को सॉरी बोलती है अपनी पहले दिन की बिहेवियर के लिए, जहाँ पर कि उसने उसे काफ़ी बुरा भला बोला था लेकिन उसका काम तो कहीं से भी कॉपी नहीं किया गया है। तो जिनसी उसे बोलती है कि जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तो मुझे तुम बिल्कुल ही पसंद नहीं थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम अच्छी इंसान हो। और उसकी तारीफ कर उसके करीब जाने लगती है। तो नामजू अपने मन में सोचती है क्या वो आज मुझे प्रपोज करने वाली है। और वो जिनसी को पूछती है कि क्या हुआ है। तो जिनसी उसे बताई देती है कि मुझे भूख लगी है इसलिए मुझे कुछ नूडल खाना है। और इस बात पर तो नामजू की मुँह ही उतर जाती है। और उसके बाद वो दोनों डाइनिंग टेबल में बैठे हुए होते हैं। तो जिनसी नामजू को नूडल खाने के लिए बोलती है, लेकिन नामजू उसे मना कर देती है। इसलिए जिनसी कुछ नूडल्स स्पून में लेती है और वो नामजू को खिला देती है, जो कि नामजू को अच्छा लगती है। और ऐसे ही नामजू बहुत ही सारे नूडल खा लेती है और खाते खाते वो दोनों तो वहीं पर नूडल के लिए लड़ने भी लगते हैं। जिनसी ऑफिस में कुछ ना कुछ काम गलत कर रही थी, इसलिए नामजू से उस काम को करने के लिए दोबारा देती है। तभी जीना कर उसे बताती है कि तुम्हारे मिस्टर को के साथ मीटिंग है, इसलिए वहाँ पर कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए तुम्हारे साथ मीटिंग पर मैं चलूँगा। और उस बात पर तो नामजू एग्री हो जाती है। और उसके बाद वो मिस्टर गो के साथ मीटिंग खत्म कर जाकर उसके साथ हैंडशेक करती है। तभी मिस्टर गो से बताती है कि तुम्हारा कोट थोड़ा सा फटा हुआ है। और इस बात पर तो नामजू शर्मा जाती है। और उसके बाद वो जिनसी के साथ जाकर ढेर सारा शॉपिंग करती है और वो जिनसी को डांट रही होती है कि तुमसे तो सही से काम भी नहीं होता, तुमने मेरे लिए एक सस्ता सा कोट क्यों खरीदा। तो जिनसी उसे बताने लगती है कि ये कोट अच्छा था और सस्ते में मिल रहा था इसलिए मैं तुम्हारे लिए खरीद लिया। और उन दोनों का बहस चल रही होती है तो उस टाइम पर जॉन जिनसी के लिए खाना लेकर आती है और वो नामजू को बोलती है तुम मेरी बहन को ऐसा कैसे काम करा सकते हो बोलकर वो नामजू को तो और भी बातें सुनाने लगती है, जिस बात पर तो नामजू यहाँ से चली जाती है। और वो जिनसी को पूछती है नामजू तुम्हें ऐसा कैसे नौकरों की तरह ट्रीट करती है। तो जिनसी उसे बताती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ये सब करना पसंद है इसलिए मैं ये सब करती हूँ। और वो अपने भाई से खाना लेती है और उसे यहाँ से भेज देती है। और ऊपर वो नामजू के पास जाती है और उसे माफ़ी मांगती है कि मेरी भाई की वजह से तुम्हें काफ़ी कुछ सुनना पड़ा। तो नामजू उसे गुस्से में बोलती है कि अगर तुम्हारा भाई दोबारा यहाँ पर आया तो तुम्हें रेंट दुगना पे करना होगा। और अगले दिन जिनसी नामजू को बताती है कि तुम्हारी एक एनिमेशन को अवार्ड मिलने वाली है, इसलिए अवार्ड को रिसीव करने के लिए वो तुम्हारी फैंसी को बुलाए हैं। ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट लेक्जिंग को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर आने वाले हैं। और इस बात पर तो नामजू एग्री हो जाती है। और वो जैसे ही अपने ऑफिस से जा रही होती है तो उसके पास आकर
जाकर एक बस रुकती है जहाँ से बहुत लोग निकलती है और भीड़ की वजह से तो नामजू की तबीयत खराब होने लगती है। इसलिए वो जिनसी को कॉल करती है, लेकिन जिनसी अपने टीचर के साथ बिजी होती है इसलिए उसका कॉल नहीं उठा पाता। इसलिए वो जिन को कॉल करती है और जिन उसे लेकर घर जाती है और उसे बताती है मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम रहना चाहती हूँ। लेकिन नामजू उसे बताई थी कि ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है इसलिए तुम ऑफिस चली जाओ। तो अभी जिनसी नामजू को कॉल बैक करती है जो कि जिन देख लेती है, लेकिन वो इसके बारे में नामजू को कुछ ही बताता नहीं है और वो नामजू को बताती है अब तुम रेस्ट करो और तुम्हारी मोबाइल में जितने कॉल आने वाले हैं सब तुम मुझे ट्रांसफ़र कर दो और काम में मैं सब संभाल लूँगा। और दूसरी तरह जिनसी देखती है कि नामजू ने कॉल नहीं उठाया तो वो डिसाइड करती है कि वो घर जाएगा। लेकिन उस टाइम पर योन आ जाती है और उसे काम के लिए साइड में लेकर चल जाती है और उसे घर आने में बहुत ही लेट हो जाती है। तो नामजू उसे गुस्से में बोलती है मैंने तुम्हें कॉल किया था तो तुमने कॉल क्यों नहीं उठाया। लेकिन जिनसी को पता नहीं होती कि नामजू के साथ क्या हुआ था। तो नामजू से बोलती है कि कल अवार्ड सेरेमनी है इसलिए तुम इसके बारे में जिन से बात कर लेना बोलकर वो यहाँ से चल जाती है। और जिनसी जिन को कॉल करती है अवार्ड सेरेमनी के बारे में पूछने के लिए और उसे पूछती है मैं अवार्ड सेरेमनी में कैसे ड्रेस पहनूँ। तो जिन उसे झूठ बोल देती है कि तुम कुछ काजल से पहन लेना। और ये सब जिन जानबूझकर कर रही थी क्योंकि वहाँ पर उसे नामजू की फैंसी बनकर जाना था। और अगले दिन जिनसी कुछ काजल से पहन कर आ जाती है और जैसे ही नामजू उसे ऐसी दिखती है तो उसे डांटने लगती है। तो जिनसी उसे बताने लगती है कि मुझे तो ये पहनने के लिए जिन बोला था। तो जिन नामजू को बताने लगती है मैंने उसे बोला था कि तुम्हें जो कंफर्टेबल लगे तुम वही पहन लो और मुझे पता नहीं था कि तुम ये पहन लोगे। और वो नामजू को पूछती कि क्या तुम अब भी जिनसी को लेकर अंदर जाओगे। तो नामजू उसे बोल देती है कि तुम जिनसी के बदले अवार्ड लेने के लिए चली जाना बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर जिनसी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है इसीलिए वो बाहर चली जाती है और उसे समझ में आ जाती है कि जिन नामजू को पसंद करती है और जिन ने ये सब जानबूझकर किया था। और जैसे ही नामजू की कंपनी की बारी आती है तो उसकी फैंसी को बुलाया जाती है अवार्ड लेने के लिए। तभी जिन खड़ा हो जाती है, लेकिन उस टाइम पर सारी रिपोर्टर पीछे जाने लगती है क्योंकि जिनसी एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पहनकर आ गया होती है। और वो जिन के पास आती है तो जिन उसे स्पीच देती है और उसे बताती है तुम्हें लेकर स्टेज पर जाओ नहीं तो तुम कुछ भी भूल नहीं पाओगी। तो जिनसी उसे बताती है कि मुझे स्पीच की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि किसको क्या बोलना चाहिए बोलकर उस स्टेज के ऊपर चली जाती है। और वो नामजू की तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ करती है और उसके साथ साथ उसकी कंपनी और आने वाली प्रोजेक्ट लेग जिंगलिंग के बारे में और भी ज़्यादा तारीफ करने लगती है। ये देखकर नामजू तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और नामजू होती है तो उसके पास एक इन्वेस्टर आती है और उसे बताती है मुझे लेग जिंगलिंग काफ़ी अच्छा लगा और वो एक बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट है इसलिए मैं वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। और इसीलिए तो नामजू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और जैसे ही जिनसी नामजू के पास आती है तो नामजू उसे बताती है तुम्हारी स्पीच की वजह से एक इन्वेस्टर लेग जिंगलिंग में इन्वेस्ट करना चाहती है। और इस बात पर जिनसी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उन दोनों की बातें पीछे खड़ा होकर जिन सुन रही होती है और उसे पता चल जाती है कि वो दोनों रियल में कपल नहीं है, वो दोनों कपल बनने का एक्टिंग कर रही है। और अगले दिन नामजू अपने ऑफिस में जिनसी को बुलाती है, लेकिन जिनसी उसकी बातें नहीं सुनता क्योंकि वो बाथरूम में होती है और अपना कॉमिक का काम कर रही होती है क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपना कॉमिक का काम सबमिट करना था। और नामजू काफ़ी टाइम तक जिनसी का इंतज़ार करती है लेकिन जिनसी नहीं आता तो वो बाहर जाती है। तो दो कॉलिग से बात करते हुए सुनती है कि जिनसी काफ़ी टाइम से बाथरूम के अंदर है और वो काफ़ी परेशान है और वो रो भी रही थी। तो नामजू को ऐसा लगती है कि जिनसी कुछ दिनों में कंपनी छोड़कर जाने वाली है इसलिए वो उदास है। और नामजू को ऐसा लगती है कि जिनसी तो अब उसके बिना और एक पल भी नहीं रह सकती। तभी उसके पास जिन आती है और उसे बताती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों रियल कपल नहीं हो, तुम दोनों सिर्फ कपल बनने का एक्टिंग कर रही हो। तो नामजू उसे बताती है यह मेरी मैटर है इसलिए मैं उसे संभाल लूँगा। और उसके बाद जिनसी के पास उसकी बॉस का कॉल आती है और उसे बताती है फीमेल लीड का जो बॉस है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इसलिए उसमें और भी ज़्यादा कैरेक्टर स्पीड ऐड करो। तो भी जिनसी की नज़र नामजू के ऊपर जाती है तो उसका कैरेक्टर स्पीड उसे दिखाई देती है इसीलिए वो फीमेल लीड की बॉस के ऊपर वही कैरेक्टर स्पीड ऐड कर देती है। जिन देखती है कि जिनसी ड्राइंग कर रही है इसलिए उसके पास जाती है और उसकी ड्राइंग देखकर उसे पूछती कि क्या ये नामजू है, लेकिन जिनसी उसे मना कर देती है। तो जिन जाते वक्त जिनसी को बताया कि 3rd फ्लोर में एक खुफिया कमरा है, अगर तुम चाहो तो तुम जाकर वहाँ पर ड्राइंग कर सकते हो। और ये बात जिनसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि जिन ने उसकी मदद की। और दूसरी तरह
सू एक रेस्टोरेंट में जाती है तो देखती है कि यहाँ पर जुआन काम कर रही है और एक कस्टमर जुआन को डांट रही होती है क्योंकि उन्होंने कुछ अलग ऑर्डर किया था और जुआन ने उन्हें कुछ अलग दे दिया था, इसीलिए वो लोग जुआन को डांट रही होती है। ये देखकर सू जाती है जुआन का मदद करने के लिए और उन्हें बोलती है अगर आपको ये खाना पसंद नहीं आया तो मैं आपके बदले पे कर दूंगा। ये देखकर जुआन सू को चुप कर देती है और उससे बात करने के लिए उसे साइड में लेकर जाती है और उसे बोलती है तुम मेरी मैटर से दूर रहो। तो सू जुआन को पूछती है तुमने तो ब्रिटेन से होटल मैनेजमेंट की है और उससे पहले तुम तो एक 5 स्टार होटल में मैनेजर थे, तो तुम यहाँ पर एक शेफ का काम क्यों कर रहे हो। तो जुआन उसे बोलती है कि मुझे कुक करने में बहुत ही अच्छा लगती है, इसीलिए मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। और दूसरी तरह जिनसी अपनी कॉमी की काम पर इतना बिजी होती है कि उसका तो टाइम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। तभी नामजू उसे डांट कर याद दिलाती है कि अभी मीटिंग है, इसलिए जिनसी तरबरी में अपनी सारी सामान पैक करने लगती है और इसी तरबरी में मीटिंग वाला पेन ड्राइव उसे छूट जाती है और वो जैसे ही ऑफिस से बाहर जाती है तो उसे याद आती है कि नामजू की कार तो मेंटेनेंस पर गई है, इसलिए वो कैब बुक करने लगती है। लेकिन कैब आने में काफी टाइम था, इसलिए जिनसी नामजू को लेकर बस स्टैंड में जाती है। तो नामजू उसे बताती है मैं बस में ट्रैवल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ है, इसलिए जिनसी जाकर उसके लिए एयरपोर्ट और चश्मा लेकर आती है और उसे पहना देती है और उसे बताती है कि तुम अब चिंता मत करो, हम बस में जरूर चली जाएंगी। और उसके बाद वो बस में जा रही होती है तो उसे पता चलती है कि उसकी मीटिंग वाला फाइल तो ऑफिस में छूट गया है, इसलिए वो किसी को कॉल करती है उसी फाइल को लाने के लिए। और उसके बाद हमने मीटिंग में देखते हैं जहाँ पर कि जिनसी तो पेन ड्राइव का इंतजार कर रही थी, इसलिए वो बार बार टेक्स्ट कर रही थी। और नामजो देखती है कि जिनसी बिजी है, इसलिए उसका लैपटॉप ले जाकर वो खुद ही प्रेजेंटेशन को ओपन करती है, लेकिन वहाँ पर प्रेजेंटेशन नहीं होता। वहाँ पर वही कैरेक्टर होती है जिस कैरेक्टर को जिनसी ने बनाया था। और ये देखकर वहाँ पर सारी मेंबर हैरान हो जाती है और मिस्टर को नामजो को पूछती है कि क्या ये प्रोजेक्ट लेक्जिंग कोई न्यू कैरेक्टर है। और इस बात पर तो नामजो के पास कोई भी जवाब नहीं होता, इसलिए जिनसी बात को संभालते हुए बताए थे कि हाँ ये प्रोजेक्ट लेक्जिंग एक न्यू कैरेक्टर है और प्रोजेक्ट लेक्जिंग मेन कैरेक्टर मिस्टर बू के ऊपर बेस है और उसका फीमेल कैरेक्टर वो मेरे ऊपर बेस है। और उसके बाद वो नामजू और उसकी लव स्टोरी के बारे में उन्हें बताने लगती है, जो सुनकर वहाँ पर जो फीमेल कलीग होती है वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो जिनसी को उन दोनों के बारे में और भी ज्यादा पूछने लगती है। तो जिनसी बताई थी कि नामजू ने मुझे एक रोमांटिक माहौल में प्रपोज किया था। और ये सुनकर नामजू भी जिनसी की तरह मुस्कुराते हुए देखती है और उसे ऐसा लगती है कि जिनसी उसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करती है। और जैसे ही उनका मीटिंग खत्म होती है और वो जा रही होती है तो जिनसी बहुत ज्यादा घबरा रही होती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी गलती की वजह से नामजू उसे डांटेगी, लेकिन नामजू उसे एक इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बोलती है, जिस बात पर तो जिनसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो नामजू को गले लगा लेती है क्योंकि वो कंपनी उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मान गया होती है। और अगले दिन सावचान अपने काम पर वापस आ जाती है तो नामजू से बताती है तुम जितने दिन गायब रहे उस दिन तक जिनसी मेरे साथ काम कर रही थी और वो शायद मुझसे प्यार करने लगी। और दूसरी तरह जिनसी जैसे ही जा रही होती है तो सारी एम्प्लॉय उसके लिए बहुत ज्यादा दुखी होती है और उसे बहुत ही अच्छे से फेयरवेल देती है, जो देखकर सावचान नामजू को बोलती है जिनसी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि वो दुखी है। तो नामजू से बताती है वो खुश रहने का सिर्फ प्रिटेंड कर रही है। और जैसे ही जिनसी चली जाती है तो नामजू जिनसी को बहुत ज्यादा मिस करने लगती है, जो देखकर सावचान उसे बोलती है जिनसी तो यहाँ से चली गई लेकिन वो आपके दिल में उसकी काफी सारी यादें छोड़ दी है और आप उन्हें आज 34 बार याद कर चुके हो। और शाम में जिनसी नामजू की एम्प्लॉय के साथ हुई चैट ग्रुप पर बात कर रही होती है कि नामजू कितना खड़ूस है। तो अभी पीछे से नामजू आ जाती है और उसकी सारी चैट देख लेती है और उसकी मोबाइल छीन लेती है और उसे कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज याद दिलाती है जहाँ पर कि पार्टी है कि इमेज कभी भी खराब नहीं कर सकती। तो जिनसी उसे समझाने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो नामजू उसे बोलती है कि ठीक है तुम भी मुझे तुम्हारी भी चैट ग्रुप पर ऐड करो। और जैसे ही एम्प्लॉय नामजू को ग्रुप पर देखते हैं तो सारी ग्रुप छोड़कर चली जाती हैं और एक ग्रुप बनाती है जिसमें जिनसी को ऐड करती हैं और उसे पूछती है तुमने नामजू को ग्रुप पर ऐड क्यों किया। तो जिनसी बताती है कि मैंने उसे ग्रुप पर ऐड नहीं किया, उसने खुद ही ग्रुप पर ऐड करवाया क्योंकि उसने हमारी सारी चैट देख ली
तो एम्प्लॉय उसे पूछती है तुम्हारी चार्ट वो कैसे देखी। तभी नामजू उसी ग्रुप में ऐड हो जाती है और वो अवार्ड सेरेमनी वाला वीडियो उसी ग्रुप में पोस्ट कर देती है, जिसमें जिनसी नामजू की फैंसी बनकर अवार्ड रिसीव करने के लिए गया था। और वहाँ पर सारे मेंबर को पता चल जाती है कि नामजू का फैंसी जिनसी है। तभी उनकी डोरबेल लॉक होती है, इसलिए जिनसी जाकर अपनी ऑर्डर रिसीव करती है। और क्योंकि उसने जंक फूड मंगाया था इसलिए नामजू उसे गुस्से में घूरने लगती है, जो देखकर जिनसी उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो इतने दिन से काफ़ी मेहनत कर रही थी, इसलिए उसे इस बार खाने दे। तो नामजू से बोलती है कि ठीक है, तुम सही से सफाई कर लेना, बोलकर वो यहाँ से चल जाती है। और जिनसी खाने के बाद वो चारों तरफ से सफाई करने लगती है और गलती से उसे नामजू की रूबिक्स क्यूब कचरे में गिर जाती है, जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चलता। और अगले दिन यून उसके लिए खाना लेकर आती है। नामजू जिनसी को गुस्से में बुलाती है और उससे पूछती है टेबल पर जो रूबिक्स क्यूब था वो कहाँ पर गया। तो भी जिनसी को याद आती है कल रात को सफाई करते वक्त उससे गलती से वो डस्टबिन पे गिर गया और उसने आज सुबह कचरे फेंक दिया। और इस बात पर तो नामजू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, लेकिन जिनसी को तो ये बात कैजुअली लगती है, इसलिए वो नामजू को बोलती है अगर तुम्हें क्यों इतना ही पसंद है तो मैं तो तुम्हारे लिए और एक खरीदूंगा। लेकिन नामजू तो इस बात पर और भी ज़्यादा भड़क जाती है और वो गुस्से में जिनसी को बोलती है आइंदा से तुम मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाना, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो तुम इस घर से निकल जाओ। तभी इन उनकी बीच में आ जाती है और वो नामजू को बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि वो तुम्हारी फैंसी है। और इस बात पर तो नामजू को और भी ज़्यादा गुस्सा आती है, इसलिए वो गुस्से में ऑफिस चल जाती है। और सावधान नामजू को इतने गुस्से में देखकर वो जिनसी को कॉल करती है और उससे पूछती है तुम दोनों के बीच में क्या हुआ कि नामजू इतना गुस्से में है। तो जिनसी उसे बताए थे कि नामजू का रूबिक्स क्यूब मुझसे गुम गया, इसलिए नामजू मेरे ऊपर गुस्सा है। तो सासन उसे बताती है कि तुमने तो बहुत ही बड़ा गड़बड़ कर दी, क्योंकि वो रूबिक्स क्यूब नामजू की बड़ा भाई की आखिरी निशानी है, जो कि उनकी बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी। इसलिए नामजू इसके बारे में और किसी से बात करना नहीं चाहते हैं। और ये जानकर तो जिनसी को बहुत ज़्यादा बुरा लगती है, इसलिए वही उनको ऑफिस भेज देती है और वो जाकर कचरे में वही रूबिक्स क्यूब को ढूंढने लगती है। और काफ़ी टाइम ढूंढने के बाद उसे वो रूबिक्स क्यूब मिल जाती है और उसके बाद वो अपने ऑफिस में जाती है और वो बाहर खड़ा हुआ होती है। तो उसके बाद सियान आती है और उसे बताती है कि हम दोनों का प्रोजेक्ट बॉस ने अप्रूव कर लिया है, इसलिए वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो अभी एन देखती है कि जिनसी के पैर पर कचरा लगा हुआ है, इसलिए उसे साफ करने के लिए जाती है। तो जिनसी उसे रोक देती है और उसे टिश्यू ले जाकर खुद ही अपने पैर में लगा हुआ कचरा को साफ करने लगती है। तभी यान उससे पूछती है क्या तुम कचरे में जाकर नामजू का रूबिक्स क्यूब ढूंढ रही थी। तो जिनसी उसे बताई थी कि वो नामजू के लिए काफ़ी खास है, इसलिए मैं जाकर वो नामजू के लिए ढूंढ रही थी। और जैसे ही यान और कुछ बोलने वाला होती है तो जिनसी उसे चुप कर देती है और उसे लेकर यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ शाम में नामजू क्लिनिक डिपार्टमेंट को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि आज सुबह मैंने ही आपको कचरा रोकने के लिए बुला था, क्योंकि वहाँ पर मेरा कुछ इंपॉर्टेंट सामान गुम गया था। तभी वो लोग उसे बताए थे कि आज सुबह एक लड़की ने उस रूबिक्स क्यूब को ढूंढ कर निकाल दिया, जिस वजह से वो काफ़ी गंदा भी हो गई। और जैसे ही नामजू घर आती है तो उसी रूबिक्स क्यूब को वो टेबल पर रखा हुआ देखती है और उसके साथ जिनसी ने उसके लिए एक नोट भी छुड़ा था, जहाँ पर कि जिनसी ने लिखा था मुझे पता नहीं था कि वो रूबिक्स क्यूब तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, और उसे सॉरी भी बोला था। और दूसरी तरह जिनसी यन के साथ काम कर रही होती है और जिनसी को घर आने के लिए काफ़ी लेट हो जाती है, इसीलिए नामजू जिनसी को कॉल करती है, लेकिन जिनसी अपने काम पर काफ़ी बिजी होती है, इसलिए वो नामजू की कॉल को काट देती है। और नामजू को ऐसा लगती है कि आज जो क्यू के लिए उसके ऊपर गुस्सा किया था, इसलिए जिनसी उसके ऊपर गुस्सा है। और जिनसी काम करते करते वहीं पर सो जाती है। और अगले दिन नामजू अपने ऑफिस में होती है और वो सोच रही होती है कि जिनसी रात भर घर क्यों नहीं आया, क्या उसे इन पसंद आ गया। और दूसरी तरह जिनसी इनको ट्रीट दे रही होती है, क्योंकि उसे उसकी पहली सैलरी मिल गई थी, इसलिए उसका आधा पैसा वो इनको देती है, लेकिन इन उसे लेने के लिए मना कर देती है और उसे बताती है कि तुम्हें पैसा अपने पास रखो, अगर तुम कभी मुसीबत में हो या नामजू ने उसकी घर से तुम्हें निकाल दिया
गया तो तुम्हारे ये पैसा काम आएगा। तो जिनसी उसे बताती है कि तुम उसे गलत सोच रही हो, वो क्यों, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था इसलिए उसने मेरे ऊपर चिल्लाया और तुम उसे गलत सोच रहे हो। और उसके बाद जिनसी नामजू को इस महीने का रेंट देती है और उसके साथ उसे और भी कुछ पैसा ट्रांसफ़र करती है, जो देखकर नामजू सोचने लगती है कि वो तो मुझे पैसा लौटा रही है, इसका मतलब वो मुझे जल्द से जल्द छोड़कर जाना चाहती है। और दूसरी तरह सू उसी रेस्टोरेंट में जाती है जिस रेस्टोरेंट में जुआन काम करती है और सू उसके लिए खाना लेकर जाती है। तभी पता चलती है कि सू बचपन से ही जुआन को पसंद करती है और वो दोनों बातें कर रही होती है। तो तभी सू के ऊपर कुछ बॉक्सेस गिरने वाले थे, तभी जुआन जाकर सू को पहुंचा लेती है, जिसमें वो दोनों तो बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाती है। और सू घर जाकर जिनसी को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं। तो जिनसी उसे बताती है कि तुम कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसे उस पर्सन के बारे में पूछती है, लेकिन सू उसे उसके बारे में कुछ भी बताता नहीं है। और दूसरी तरह नामजू अपने घर में होती है और वो जिनसी का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन जिनसी काफ़ी टाइम के बाद नहीं आता। तो वो जिनसी को मैसेज करती है कि उस दिन मैंने तुम्हें जो डांटा था उसे तुम अपने दिल पर मत लेना, और उसे क्यों ढूंढने के लिए थैंक्स भी बोलती है, लेकिन जिनसी उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। तो नामजू को ऐसा लगती है कि जिनसी उसके ऊपर गुस्सा है क्योंकि वो उसे पसंद करती है, इसलिए वो जिनसी को मैसेज करती है कि अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो हम कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देंगे और रियल रिलेशनशिप में आ जाएंगे। और जब वो बाहर आती है तो वो जिनसी को किचन में देखती है, तो उसे पूछती है कि तुम घर वापस कब आई। तो जिनसी उसे बताए कि काफ़ी टाइम हो गया। तो नामजू उसे पूछती है कि मैंने तुम्हें इतना मैसेज किया लेकिन तुमने किसी का भी रिप्लाई क्यों नहीं दिया। तो जिनसी उसे बताती है कि मेरी फ़ोन बेडरूम में है। तो नामजू उसे उस दिन की बिहेवियर के लिए उसे सॉरी बोलती है और उसे बोलती है कि मुझे लग रहा था कि तुम घर छोड़कर चली जाओगी। तो जिनसी उसे बोलती है कि मैं अच्छा घर छोड़कर क्यों जाऊँगा। तो नामजू उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो जिनसी उसे पूछती है कि अच्छा मैं तुम्हें पसंद क्यों करूँगा। तो नामजू उसे बोलती है कि तुम तो ऑफिस में मुझे बहुत ही प्यार से देखते हो। तो जिनसी उसे बोलती है कि क्योंकि यहाँ पर तुम मेरी बॉस हो और ये तो हम दोनों के बीच में कभी नहीं हो सकता। तभी नामजू की याद आती है कि उसने जिनसी को मैसेज किया था कि अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देंगे और रियल रिलेशनशिप में आ जाएंगे। इसलिए वो जिनसी के रूम में जाती है और उसकी मोबाइल लेकर उसकी मैसेज को डिलीट करने लगती है। तभी जिनसी आ जाती है और नामजू से अपना मोबाइल छीनने लगती है और इसी छीना चकटी में वो दोनों बेड में गिर जाते हैं। और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो वो दोनों एक दूसरे की करीब आने लगते हैं और वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और असल में ये सारी चीज़ें नामजू सोच रही होती है, इसलिए वो जिनसी को किस करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है, लेकिन जिनसी नामजू से अपनी फ़ोन छीन ले जाकर चेक करने लगती है और उसे पूछती है कि तुमने मुझे कुछ मैसेज किया था लेकिन तुमने उसे डिलीट क्यों कर दिया। तो नामजू उसे बताती है कि मैंने कंपनी का कुछ कॉन्फिडेंशियली मैसेज तुम्हें कर दिया था, इसलिए मुझे उस मैसेज को डिलीट करना पड़ा। लेकिन जिनसी उसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करता और उसे बताती है कि तुमने मुझे ऐसी कुछ मैसेज कर दिया जिसके बारे में तुम मुझे बता नहीं सकती हो, इसलिए तो नामजू उसे देखने लगती है, इसलिए उसकी घड़ी को बंद कर देती है और वो यहाँ से भाग जाती है। और यहीं पर हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।